यस सर। ओके, तो बेटा हम लोग जो है वो सप्लाई पे थे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स भी हैं और उसके बाद भी एग्ज़ाम जल्दी हैं, तो हम लोग ज़्यादा रुक तो सकते नहीं हैं, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब आप समझ रहे हो ना, सिंपल टर्म्स में बेचना या कोई सी सर्विसेज को अवेल करना, इसको सप्लाई बोलते हैं। एंड सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी। जब भी कोई सप्लाई होती है तो टैक्स लगता है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कितनी तरीके की सप्लाई बनती है, उसके क्या क्या नाम होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हम लोग लिखते हैं, फिर उसको डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, मीन्स द लोकेशन। और लोकेशन का महत्व तो इसलिए है बिकॉज लोकेशन इज कनेक्टेड बाय एनी सिटी, मीन्स बाय एनी स्टेट, और जहाँ पर स्टेट आ गया तो वो उस स्टेट को भी जीएसटी में हिस्सा मिलता है, विच इज़ एसजीएसटी। अगर कोई चीज़ यूपी में बिकेगी तो उस पर जो लगेगा वो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। तो अगर 10% का टैक्स है जीएसटी का, तो 5% सीजीएसटी सेंट्रल ले जाएगा, सेंट्रल के हिस्से में जाएगा, और 5% एसजीएसटी यूपी के हिस्से में जाएगा, अगर वो ट्रेड यूपी में हो रही है। Isn't it? So now we are proceeding further towards the place of supply. Place का यूज क्या है इन द टर्म्स ऑफ जीएसटी, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। सप्लाई क्या होती है ये पीछे सेशंस में हो चुका। इसके बाद इसकी प्लेस का बात हो रही है आज की सेशन में, बिकॉज प्लेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर जीएसटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बिकॉज प्लेस इज कनेक्टेड विद द लोकेशन ऑफ एनी ट्रेड विच इज फर्दर यूज्ड एज अ टर्म सप्लाई, जो सप्लाई की तरह हम लोग बोलेंगे। और उसका महत्व तो इसलिए सबसे ज़्यादा है कि उससे शहर या एरिया पहचाना जाएगा, जिससे कि वो स्टेट पता चलेगा जहाँ पे ये एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग इवेंट हुई। और ये सप्लाई को ही टैक्सेबल इवेंट मानते हैं इन द जीएसटी। अगर सप्लाई होगी तो टैक्स लगेगा। किसको किसको सप्लाई मानते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब प्लेस ढूंढिए, क्योंकि प्लेस का कनेक्ट किससे है, उस स्टेट से है जिसको टैक्स का हिस्सा मिलेगा, जो एसजीएसटी का हिस्सेदार बनेगा या यूटीजीएसटी का हिस्सेदार बनेगा। तो जल्दी जल्दी से हम लोग देखना शुरू करते हैं। व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, एक लाइन में आप लिखेंगे, व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द रेसिपेंट ऑफ द सप्लायर इज सेम, व्हेन द लोकेशन, कॉमा लगा लीजिएगा, ऑफ सप्लायर एंड द रेसिपेंट इज सेम, मीन्स विद इन अ सेम स्टेट। एक ही स्टेट के अंतर्गत ये दोनों ही हैं, सप्लायर भी और रेसिपेंट भी, देन इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। Now what we are talking about, the supply which is we are going to differentiate on the basis of place of supply. So this is the intrastate, or you can say in the write in the bracket within the state. आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं एक राज्य के भीतर ही होने वाला व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक गतिविधि, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। बिकॉज सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, इसलिए अब इस पर कौन से टैक्स लग जाएंगे, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। whatever the rate of GST is, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका प्रोडक्ट बिका या जिसकी भी आपस में सप्लाई या लेन देन हुई, उस पर अगर 10% का रेट एप्लीकेबल है जीएसटी में, तो 5% सीजीएसटी के खाते चला जाएगा और 5% एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी के खाते चला जाएगा। अगर इंट्रास्टेट ट्रेड है, जिस भी स्टेट में हो रही हो, अगर किसी यूनियन टेरिटरी में हो रही है तो यूनियन टेरिटरी और सीजीएसटी, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस है।
Now next point, if the location of the supplier and the place of supply is different, यानी जो सप्लायर है वो दूसरी जगह है और जो प्लेस है जहां पे आप सप्लाई को पहुंचा रहे हैं वो दूसरी जगह है, एंड द स्टेट्स आर डिफरेंट, और ये स्टेट्स भी दूसरे हैं, एक दूसरे स्टेट में और एक दूसरे स्टेट में, देन इट इज टू बी मेंट एज इंटर स्टेट सप्लाई, अंतर्राज्यीय व्यापार है ये। ठीक, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य गतिविधि है, इट इज इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और इसके ऊपर क्या होने वाला है, IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। कल तक हम लोगों ने जाना व्हाट इज द सप्लाई, और वो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ये सप्लाई है, ये सप्लाई नहीं है। अब आप जान रहे हो जगह के हिसाब से, और जहां जगह आ गई और सप्लाई भी है, बिकॉज सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये लाइन आपको आ जाए तो लिखनी है या बोलनी है, बिकॉज सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। तो अब प्लेस के साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए बस। विद इन स्टेट है तो इंट्रा स्टेट, तो एप्लीकेबल क्या हो जाएगा, SGST CGST, एंड बिटवीन द टू स्टेट्स, बिटवीन द टू यूनियन टेरिटरीज, बिटवीन वन यूनियन टेरिटरी और वन स्टेट, इट इज IGST। किन्हीं दो राज्यों के मध्य, किन्हीं दो केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य, किसी एक राज्य और किसी एक केंद्र शासित मध्य के अंतर्गत होने वाला कोई भी व्यापार, दैट इज अंडर द सब्जेक्ट ऑफ IGST, इंटीग्रेटेड GST। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ जाते हैं। इन द केस ऑफ द सप्लाई व्हेन इट इज फ्रॉम अब्रॉड, अब आपकी सप्लाई कहां से है, अब्रॉड से है, तो अब्रॉड से अगर आपकी सप्लाई है, देन टू इवेंट्स में बी गोइंग टू बी हैपन, आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक, या तो आयात है, आपकी कंट्री में कुछ आ रहा है, या तो निर्यात है, आपके यहां से कुछ जा रहा है, यही दो घटना तो होगी। तो इन केस ऑफ द इंपोर्ट, अब अगर इंपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा, जल्दी से देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए अच्छे से। इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर, इंपोर्ट की बात हो रही है, मतलब सप्लायर भारत से बाहर का ही होना चाहिए, तभी तो इंपोर्ट होगा। व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, गुड्स सप्लाइड टू कोई एक स्टेट आप लिख लीजिए XYZ, एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। ठीक, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि इफ गुड्स इज कमिंग फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है, गुड्स इज कमिंग फ्रॉम थाईलैंड, सप्लायर हमारा थाईलैंड का है, और जो उसका सामान है वो भी थाईलैंड में है, बिकॉज बिजनेस में तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। सप्लायर थाईलैंड का है, जो उसका गोदाम है जहां से वो सप्लाई दे रहा है उस सामान की, वो भी थाईलैंड में है। सप्लाई जिसको की गई वो सप्लायर कहाँ का है, असम का है। जहां पे वो सप्लाई रिसीव हुई वो भी आसाम में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, आसाम। समझ आ रही है बात? उसमें टेबल बनाइए, तब आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी, और एग्जाम में लिखने में आपको बड़ी मदद करेगी। यू हैव टू मेक अ टेबल, 4 बातें उसमें आप लिखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब जहां पर वो सामान था वहां से सप्लाई जो स्टार्ट हुई उस सप्लाई की बात हो रही है। रिसिपेंट की लोकेशन, और जो आपका जो ऑर्डर देने वाला है रेसिपेंट, उसकी लोकेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकेशन ऑफ एनी कंपनी इज डिसाइडेड विद द ऑफिस इनकॉर्पोरेटेड, ये तो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा।
मान लो एक कंपनी है, उसने अपने ऑफिस का जहाँ जिस एड्रेस से इनकॉर्पोरेटेड कराती है वही उसका पता माना जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि रिलायंस ने कोई सामान इंपोर्ट किया, वो रजिस्टर्ड है बंबई के पते पे, तो यहाँ पर गुड सप्लाइड टू क्या हो जाएगा, फॉर रिलायंस, तो यहाँ क्या पड़ेगा, बम्बे। और उसके बाद रिलायंस को उसकी बम्बई में ज़रूरत नहीं थी, उनका एक प्लांट लगा हुआ है सिक्किम में, वहां पे इस सामान की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा था इसको बम्बई मत भेजो, इसको डायरेक्ट सिक्किम भेज देना। नाउ टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, कि जो आपका रेसिपेंट है इसकी लोकेशन डिफर कर रही है, जो इसकी एड्रेस लोकेशन है, प्लेस, वो अलग है, जहां पर सप्लाई पहुंच रही है वो जगह अलग है। अगर ऐसा केस हो रहा है तो व्हाट सप्लाई शुड बी रजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसको माने, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आप किसको मानोगे, द लोकेशन ऑफ परमानेंट एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। प्लीज नोट, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर रिलायंस का ऑफिस बॉम्बे में है, मैं बराबर दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कोई सामान विदेश से मंगाया, एक्स वाई जेड कोई कंट्री मांग लीजिए, इंग्लैंड से मंगाया, उन्होंने कहा नहीं बम्बई में जो मेरी यूनिट है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आएंगे, आप ऐसा करिए इसको डायरेक्ट सिक्किम भेज दीजिए, सिक्किम में मेरी ये यूनिट है जहाँ पे आपके इस सामान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ओके, मुझे तो भेजना ही है जहाज से, तो मैं वहाँ ना भेज के वहाँ भेज देता हूँ। तो रेसिपेंट मतलब रिसीव कहाँ हुआ, सिक्किम, मंगाया कहाँ से गया, बम्बई से, आया कहाँ से, इंग्लैंड से। अब आपको तो जीएसटी में टैक्सेबल करना है उसको, तो जीएस फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी लोकेशन क्या मानी जाएगी आपके लिए, क्योंकि अब उसमें राज्य की हिस्सेदारी हो जाएगी, तो सिक्किम नहीं मानी जाएगी, प्लीज नोट डाउन, बॉम्बे मानी जाएगी, द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। कोई डाउट है इस बात पे, जल्दी से पूछिए, कोई डाउट है इस बात पे। कोई डाउट, नो सर। ओके। हाँ ऐसा होगा क्यों भाई, किसने डील किया इंग्लैंड वाली पार्टी के साथ, बॉम्बे के ऑफिस ने डील किया, तो बॉम्बे के ऑफिस के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर वो एक मिनट के लिए आप जरा दिमाग पे जोर डालिए, अगर बॉम्बे का ऑफिस बोलता सिक्किम मत भेजो, ये रूल है कि जो मंगाएगा वहीं आएगा, तो सामान कहाँ आता, बम्बई, बम्बई में उसकी जरूरत नहीं थी तो आप क्या करते, सिक्किम भेज देते, बात तो वही है। इज देयर एनी चेंज, नो। अगर वो बम्बई आपके पास आता सामान, तो आप फर्दर उसको कहाँ भेजते, आपको बम्बई में तो जरूरत थी नहीं, आपको सिक्किम में जरूरत थी, तो आप अपनी उठाते दूसरी यूनिट को भेज देते सिक्किम। और आप पीछे पड़ चुके हो कि अगर एक जो व्यापारिक एरिया है वो है कंसर्न, वो अपनी किसी दूसरी जगह को सामान वापस बेचती है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता है और रिलेशन ऑफ बिजनेस है, तो सप्लाई नहीं मानते हम, तो सप्लाई तो ये होगी नहीं। अगर बम्बई से सिक्किम सामान जाए एक ही कंपनी का, तो ये तो सप्लाई नहीं है, ये तो बेचा नहीं गया। तो खरीदारी कहाँ हुई, खरीदारी बम्बई की और इंग्लैंड के बीच में हुई। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए ना हो, अगर आपको लंबा क्वेश्चन लिखने को मिल जाए तो इस पॉइंट को आप डालिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ रेसिपेंट अलग अलग हैं, तो प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से वो ऑफिस रजिस्टर्ड है। फर्दर एनी डाउट बेटा, एनी डाउट, नो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट के केस में आप लोकेशन कैसे ढूंढोगे, एक्सपोर्ट के केस में भी यही चीज हो सकती है कि जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनके साथ हमेशा ये होता है कि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस दूसरा है और उनकी रेसिपेंट प्लेस दूसरी हो सकती है, ठीक।
तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ गुड्स, दो कॉलम तो आपके ये बन गए। दूसरे का तो तीसरा कॉलम बन गया गुड सप्लाई टू। चौथा कॉलम बन गया लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। क्लियर है ना ये बात कि भेजने वाले का अपना व्यापारिक पता, भेजने वाले के पास सामान किस जगह पे था, जिसको आप भेज रहे हो उसका अपना पता, जिस जो आपका सामान खरीददार है विदेश का उसको किस पते पे चाहिए। ये चारों आपस में अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। इन चारों में कोई दो अलग हो सकते हैं, कोई तीन अलग हो सकते हैं, वेरिएबिलिटी का चांस है। तो अगर ये दोनों भेजने वाले एक, दोनों पाने वाले एक, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जिसको मिल रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई आप बना दो। तो अगर हम इंडिया से भेज रहे हैं, आसाम में ही हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है, आसाम में ही हमारा सामान पड़ा हुआ है, और हम थाईलैंड को भेज रहे हैं और थाईलैंड में ही वो मांग रहा है कि हाँ यहीं दे दो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? थाईलैंड। आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट केस। हम तमिलनाडु से, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में, हम डील करते हैं बादाम में, सैफरन में, इन सब में, तो हमारे गोदाम बने हुए कश्मीर में। मुझको ऑर्डर मिलता है चाइनीज कंपनी से जो चाइना में रजिस्टर्ड है, और उस वो चाइना कंपनी, जो चाइना कंपनी है उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या एक बिजनेस आउटलेट टेक्सास अमेरिका में है। तब ये चारों प्लेस अलग अलग हो गई। ऐसे ही नोट कर लीजिएगा जैसे बोल रहा हूं मैं। हम सैफरॉन, बादाम या इनकी सप्लाई कुछ करते हैं, और उसके लिए हमारे गोदाम या प्लेस कहाँ पर है? कश्मीर में, वहीं सैफरॉन होती है, वहीं इकट्ठा है। तमिलनाडु में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। मुझको ऑर्डर मिलता है इंपोर्ट करने का चाइना से, और चाइना वाली कंपनी बोलती है क्योंकि मेरी एक जो यूनिट है वो टेक्सास अमेरिका में है, वहां इसकी सप्लाई कर दीजिए। नाउ व्हाट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस वुड बी रजिस्टर्ड इन द केस ऑफ दिस एक्सपोर्ट? बताइए प्लीज रिस्पॉन्स। जल्दी से। गलत सही आप सब बता सकते हैं, पूरी छूट है। सर तमिलनाडु। बेटा ये एक्सपोर्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पहुंच रहा है? देन सर अमेरिका। चाइना। एक्सपोर्ट सारी जीरो रेटेड होती है, तो हमारे लिए ये तमिलनाडु से जाए चाहे जहां से जाए, तो एक्सपोर्ट में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई था, जहां कहाँ पहुंच रहा है, किसने ऑर्डर दिया था? चाइना। जैसे मैंने इंपोर्ट वाला केस डिस्कस किया था, सेम उस तरीके का है। मेरा ट्रांजैक्शन या डीलिंग किसके साथ हुई? चाइना वाले ऑफिस के साथ। अब उसने बोला कि यार, अब वो बोलता मुझसे चाइना में वुहान पहुंचा दो तो भी ठीक था, मुझसे चाइना में बोलता बीजिंग पहुंचा दो तो भी ठीक, उसने बोल दिया टेक्सास पहुंचा दो, ठीक, जो किराया पड़ता है वो ले लेंगे हम। बेचा किसको हमने? मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? चाइना के ऑफिस से। ठीक ना? डीलिंग तो बिटवीन चाइना एंड तमिलनाडु हुई ना। तो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे पहुंच रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी एक्सपोर्ट में चाइना। ठीक। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लोकेशन ऑफ सप्लायर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा इसको। जो सामान का भेजने वाला है वो कहाँ है? श्रीलंका में। और सामान कहाँ पर है? केरला में। बड़ी मजेदार बात है। वो चंदन में काम कर रही है कंपनी, श्रीलंकन कंपनी, और चंदन के जो पेड़ हैं और बागीचे हैं वो मिलते हैं केरला में। तो उसको क्या संदल में काम कर रही है, तो उसने केरला में अपना गोडाउन बनाया हुआ है, ऑफिस है श्रीलंका का, और गुड सप्लाई कहाँ हो रहा है? श्रीलंका में। लोकेशन ऑफ रेसिपेंट कहाँ है? श्रीलंका है।
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और क्या ये एक्सपोर्ट है? दो सवाल जुड़े इसमें, वेदर इट इज एक्सपोर्ट और व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई श्रीलंका, क्योंकि सामान पहुंच रहा है श्रीलंका। हाँ ये एक्सपोर्ट है कि इन द फिजिकल फॉर्म goods is going from India to श्रीलंका। सामान जा कहां से रहा है, ऑफिस कहां है, इंडिया में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी श्रीलंकन है तो ये यार एक्सपोर्ट ही नहीं मानेंगे, हम दोनों जगह सेम कंट्री होगी। अब आप देखिए एग्जांपल ने कितना ज्यादा आपको उलझा दिया कि कंपनी बेचने वाली भी श्रीलंका की, खरीदने वाली भी श्रीलंका की, और जो बेचने वाली है उसका ऑफिस इंडिया में, और जो खरीदने वाली है वो भी मांग रही है श्रीलंका में। तो खरीदने बेचने वाले दोनों श्रीलंका के, और ये एक्सपोर्ट हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि सामान तो इंडिया ही से गया ना, इसलिए हो गई। समझ आता जा रहा है बात अच्छे से? अगर कोई कंट्री इन्वॉल्व है दूसरी जहां से लोकेशन में ट्रांसफर है, भले उस कंपनी में उसका प्रिंसिपल ऑफिस हो ना हो, सामान है, देन इट इज एक्सपोर्ट। अच्छे से लिख लो, स्टार स्टार बना के, गड़बड़ मत करना। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ गुड्स दुबई, and goods supplied to Iran, and location of the recipient is also Iran। यानी जिसने ऑर्डर दिया वो भी ईरान में है, और जहां सामान पहुंचाना है वो भी ईरान में है, और सामान है कहां पर, दुबई में है, और बेचने वाले का ऑफिस कहां पे है, महाराष्ट्र में है। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और वेदर इट इज एक्सपोर्ट और नॉट। फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया बात हो रही है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम जीएसटी की बात कर रहे हैं ना, जीएसटी फॉर इंडिया। ये एक्सपोर्ट नहीं है बिकॉज इंडिया इसमें कहीं है ही नहीं। ये चारों जगह पे आप देखिए, आपके सप्लायर की लोकेशन ही है, सामान जा रहा है क्या इंडिया से बाहर। एक्सपोर्ट तो तब होगा जब कोई सामान इंडिया से बाहर जाए, इंपोर्ट तो तब होगा जब इंडिया में कोई सामान आए या इंडियन कंपनी खरीदे। तो इसमें तो इंडियन कंपनी बेच रही है, लेकिन सामान है कहाँ, सामान तो इंडिया से गया नहीं। तो जब इंडिया से गया ही नहीं तो एक्सपोर्ट काय की। तो ये नॉट अ केस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया, इट इज द केस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दुबई। दुबई से एक्सपोर्ट हुआ। बात समझ आती जा रही है आपको? अगर ये एग्जांपल बेटा समझ आ गया, कभी कंफ्यूज हो गई नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। कोई क्वेरी हो आप जल्दी से पूछ लीजिए अभी। यस एनीबॉडी? सर रेट्स किस हिसाब से लगेंगे? हाँ रेट पे बेटा अभी तक मैंने सेशन लिया नहीं है। ओके सर, मैंने मतलब वो रेट, आगे अलग टॉपिक है। यस हाँ, रेट और आपके लिए आईटीसी ये थोड़ा बाद के लिए छोड़ी हुई है। कारण ये है कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो जितना नजदीक आपके ये कवर हो उतना ज्यादा रेलिवेंट और ताजा बना रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। दैट इज व्हाई up till the sessions now I have not covered the rates and the ITC, क्योंकि जितना इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट है 20% पूरे कोर्स का, वो रेट्स और न्यूमेरिकल्स में ही है, उसमें सॉरी आईटीसी में। मैं उसको इसलिए बाद में छोड़ रहा हूँ कि आपके एग्जाम के समय वो ताजा बना रहे, कि एक दो जो भी न्यूमेरिकल बनने वो वहीं से बनेंगे। तो मैं थ्योरी को कवर कर रहा हूँ। अरे इन द केस ऑफ द लॉ, whether it is the GST or whether it is the income tax, the clarity of theory, you can say just the base background for the numericals। अब पता नहीं कितना आपका पीछे सेशंस में इनकम टैक्स से पाला पड़ पाया है, कितना हुआ नहीं हुआ। हमारा आपका तो साथ ही नहीं हुआ प्रीवियस सेशंस में, वरना अधिकतर तो मेरी क्लास रहती थी फोर्थ सम में आपकी एफएम की।
तो आप ये देखोगे कि इनकम टैक्स में क्या कोई डेबिट क्रेडिट, क्या कोई ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का, या कुछ नहीं, नाम है उसका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग, ऐसा ऐसी कोई अकाउंटिंग नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, उसमें उसने बोल दिया है कि ये इतना अलाउंस है, इसको आप चढ़ा दीजिए, इनको इनको अलाउंस नहीं जोड़ा जाएगा, इनको हटा दो। मीन्स द थ्योरी डायरेक्टिंग यू व्हाट टू ऐड, व्हाट टू डिडक्ट, नथिंग एल्स। थ्योरी बोल रही है इसको जोड़ो, थ्योरी बोलती है इसको हटा दो। कोई रूल है? मतलब जितनी क्लियरिटी ऑफ द थ्योरी मीन्स मोर एंड मोर क्लियरिटी रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स। जहां टैक्स जुड़ जाएगा मीन्स when you are calculating the things on the basis of law means on the basis of any directions, and directions means some written format, then it is theory. तो इसलिए मैं अभी थोड़ी शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दे रहा हूँ कि आपको जब ये चीजें समझ आ जाएंगी ना बेटा, तो जैसे ही आईटीसी में आपसे बोला जाएगा कि ये जो है भाई एक्सपोर्ट का केस है, तो आपको फटाक से समझ आ जाएगा कि इसमें आईजीएसटी लगनी चाहिए। फिर मुझे रटाना नहीं पड़ेगा कि आईजीएसटी में कौन कौन से आइटम होते हैं। अगर आप इधर तैयारी करके गए हो, फिर मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये आइटम इंट्रा स्टेट ट्रेड है और ये आईजीएसटी का है, ये फलाना है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई अप्लाई कुछ नहीं बताना पड़ेगा, बस बताना पड़ेगा ये है, आप बोलोगे हाँ यहाँ आईजीएसटी लगेगा सर, यहाँ पे एसजीएसटी लगेगा, यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा। तो उस समय मुझे केवल इतना बता देना है कि ये रेट है और ये इनके एडजस्टमेंट है, बस आप सारा न्यूमेरिकल हैंडल कर लोगे without any type of hesitation and without any type of doubt. आपको मेरा व्यू पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी सर। वाई हैव हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर समझ में आ गया सर, आप क्या बोल रहे हैं सर। हाँ, इसलिए बेटा हमने इसको छोड़ा हुआ है केवल, कि जितना ये अच्छे से भैया हो जाएगा तो एट लास्ट इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और उस समय आप देखोगे कि जो ढेर सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं, इसके जो धोखे से एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें न्यूमेरिकल आते नहीं है, अधिकतर थ्योरी का पार्ट है। आ भी जाते हैं जो एक आध दो धोखे से, तो उसको लोग टच ही नहीं करते मारे डर के, जबकि बहुत आसान है। कारण वही होता है कि वो रटे रहते हैं कि यार इसमें ये लगाएंगे, इसमें ये लगाएंगे, और जरा सा उसने कुछ घुमाया वो छोड़ के भाग आते हैं। इसलिए हम लोग अभी इसको पहले कर रहे हैं, और रेट एक दिन के सेशन में सब कवर हो जाएगा, और आईटीसी हार्डली 2 दिन, प्रैक्टिस के लिए 1-2 दिन और रख लो बस। और उस समय आपको बड़ा आनंद आएगा, जितनी अगर अभी अब आपकी थ्योरी क्लियर है, तो उस समय एट द टाइम वी आर डीलिंग विद द आईटीसी, तो जब आप अपने से लगाओगे देन यू विल फील वेरी some pleasant type of feelings with you, और बड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा एट दैट टाइम। चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से फर्दर दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं कि और क्या क्या जगह पे लोकेशन कैसे डिसाइड होने वाली है। तो इन द केस ऑफ द, ये तो आपके हो गए सारे के सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंट्रा स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके जो सप्लायर और रेसिपेंट दोनों इंडिया में हैं और आईजीएसटी के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। आईजीएसटी के अंतर्गत कवर हो रहे हैं, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी? नोट करिए फटाक से। इन द केस ऑफ द सर्विसेज, अगर सर्विसेज की बात हो रही है, देन द सर्विसेज सप्लाइड टू द रेसिपेंट। जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो रेसिपेंट को, उसकी लोकेशन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगी। इफ सच रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड डीलर, अगर आपका जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड डीलर है, तो जो रेसिपेंट की लोकेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरलाइन इन द केस ऑफ सर्विसेज, और क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक, क्योंकि जो सर्विसेज टैक्स था बेटा, वो पहले
जब था तो दैट वाज टोटली अंडर द कवरेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैंने आपको शुरुआत की ही क्लासेस में बता दिया था कि जीएसटी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ अम्ब्रेला ओवर द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वाज प्रिवेलिंग बिफोर जीएसटी। तो जीएसटी के पहले जो जो इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे उनको सबको मिला के एक उसके ऊपर छाते की तरीके से आ गया है कि सबको कवर कर दिया उसने। क्योंकि सर्विस टैक्स में पहले जितना भी रेवेन्यू था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो जो विशुद्ध रूप से सर्विसेज की कैटेगरी में चीजें आती हैं उन पर आईजीएसटी लगेगा, उनमें कहीं स्टेट का हिस्सा एसजीएसटी नहीं लगेगा। रट्टा मार लीजिए इस बात को। प्योरली सर्विसेज हों तो उसमें जो रेसिपेंट की लोकेशन है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द लोकेशन ऑफ और द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो, अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरी कंडीशन, या उसका रजिस्टर्ड तो है लेकिन उसका आपके पास एड्रेस का रिकॉर्ड नहीं है, तो इन केसेस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई देन इन देन केसेस? देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल द लोकेशन ऑफ सप्लायर। लिखते जाना भैया सारे लोग। फिर से दोहरा दूं मैं, सर्विसेज के केस में आईजीएसटी लगेगी। सर्विसेज के केस में जो सब सर्विसेज का रेसिपेंट है अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। अगर रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज आपका रजिस्टर्ड डीलर नहीं है देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ बिजनेस, वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर? उसी बात को मैंने दोहरा दिया। अब छोटी छोटी और दूसरी सर्विसेज को देख लेते हैं हम लोग। वो सर्विसेज जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी हुई हैं उन सर्विसेज में कौन सा लिया जाएगा एरिया, कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? द प्लेस वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, जहां पर वो सर्विसेज परफॉर्म की गई। ठीक, बहुत ध्यान दिए रहिएगा आप। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, आपके कानपुर में मेट्रो बन रहा है, तो इसका जिसने ठेका लिया होगा तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? कानपुर। उसने अगर यूपी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और सप्लाई कहाँ दे रहा है वो, ये मेट्रो कहाँ बन रही है? कानपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कानपुर। अब बड़े पर्सपेक्टिव पे लेते हैं क्योंकि इसमें तो स्टेट एक ही है, यूपी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और कानपुर में बन रहा है। अगर ये मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट किसी को दे तो अब अगर वो विद इन यूपी काम कर रहा है देन प्लेस ऑफ बिजनेस यूपी के अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई सॉरी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। ठीक, जहां पर आप उसको एक्चुअली परफॉर्म करें, अच्छे से लिख लो भाई, जहां पर आप उसको एक्चुअली परफॉर्म करें दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक, in the supplies which are connected with the restaurant, personal grooming facilities, fitness centers, beauty treatment centers, health services, cosmetic और plastic surgery, इस तरीके के जितने काम हैं those are the place of supply। इनमें क्या हो जाएगी? where these works are actually performed। अगर आप हबीब हेयर ड्रेसर को ऑर्डर दो तो इसका ऑफिस तो बम्बई में होगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे दो कि भैया वो हमारे यहाँ ये ग्रूमिंग आपको करनी है, 10 लोगों की फला पार्टी है, आप आ जाइएगा, एक जैसे सबकी कटिंग चाहिए, वो आपको दे देगा सर्विसेज कानपुर में। तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी? नॉट बॉम्बे बट कानपुर, वेयर दिस इज एक्चुअली परफॉर्म, दो योर कॉन्ट्रैक्ट इज विद द ऑफिस ऑफ बॉम्बे। अगर उनका बॉम्बे में ऑफिस लोकेटेड है जहां से ये डील होता है
कि ऑर्डर्स को मीट आउट किया जाए, तो ऑर्डर वहाँ रजिस्टर्ड होगा आपका, लेकिन जहाँ ये सर्विस परफॉर्म की जाएगी वो जगह मानी जाएगी। अब आप देख रहे हैं गुड्स के केस में क्या हो रहा था, जिस ऑफिस से आपने डील किया था वो जगह नोट हो रही थी। सर्विसेज के केस में क्या हो रहा है, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जा रही है जहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। गेटिंग गेटिंग बेटा, एनी यस डाउट? सर। ओके। नो सर। इन द केस ऑफ द ट्रेनिंग, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और सेंटर्स हैं कि जिनको लोग ठेके ले लेते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर कोई ट्रेनिंग और कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज के इस तरीके के लोग हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, नाउ अगेन द लोकेशन वेयर सच ट्रेनिंग एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड और द लोकेशन ऑफ सच पर्सन विच इज अप्रेज्ड। बात समझ आ रही है आपको? जैसे एक बड़ी अच्छी सी कंपनी है, एक बड़ी अच्छी सी कंपनी है कोई आपकी, और वो बोलती कि मेरे इतने बंदों को ट्रेंड कर दो किसी एक कंसल्टेंसी से इस एरिया में, इनकी जो है परसुएशन स्किल्स पर कुछ काम कर दीजिए, ये लेवल मुझे चाहिए, ये आपके कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा हो। डील हो गई। तो जहां उनका ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पे ये परफॉर्मेंस दी गई, वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। नाउ अगेन ये तो सारी कॉमन बात है पिछली वाली। किसी एक बंदे के लिए अगर आप केवल एक ट्रेनर को हायर करो, तो जिस बंदे को वो ट्रेनिंग मिली वो जहां रह रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नोट करते जाइए सारी बातों को अच्छे से। जो ये इवेंट रिलेटेड चीजें हैं, मीन्स एनी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, एनी स्पोर्टिंग इवेंट, एनी साइंटिफिक और एजुकेशन इवेंट, तो इस तरीके से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, इनमें प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वेयर सच इवेंट इज एग्जीक्यूटेड, जहां पर ये इवेंट आपका हो, चले, जो उसका वेन्यू हो। कराने वाला कहीं और हो सकता है, जहां पे वो इवेंट हो रहा हो वो कोई दूसरी प्लेस हो सकती है, देने वाला कोई और हो सकता है। ठीक। जो लोकेशन ऑफ सच इवेंट, जहां पे वो इवेंट परफॉर्म होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बड़े छोटे छोटे से एक दो पॉइंट हैं आपके। इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इफ द गुड्स सप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन, लिखते जाना भैया इनको सारा। इफ द गुड्स इज सप्लाइड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, then the place of supply is the location of recipient. And if the recipient is not registered, then the place of supply is the location where the goods is transferred to or handed over to the transporter. देखिए कितनी मजे की बात है। अब आप किसी से ट्रांसपोर्टेशन पे सामान भिजवा रहे हो, तो अगर आपका रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, उस रेसिपेंट की लोकेशन जिसको आप बेच रहे हो। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस को जहां पे आप सामान हैंड ओवर कर रहे हो वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई है। बेच तो रहे हो, ये तो क्लियर है। और ये पीछे की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इस जगह पे कौन सा मैकेनिज्म लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। कुछ क्लासेस पीछे जैसे छूट गई है जिन लोगों की, उनको थोड़ी थोड़ी नई नई बातें आ जाएंगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका रेसिपेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्स का भार किधर आ जाएगा, रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर। टैक्स तो लगेगा इसमें, क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई बता रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई बता रहा है मतलब सप्लाई मान रहा है। सप्लाई मान रहा है तभी तो उसकी जगह बता रहा है कि ये है जगह। अगर हम बोलें कि ये फला साहब इस जगह पे रहते हैं, तो मतलब ये तो मैंने मान ही लिया कि ये कोई साहब हैं। अब तो मैं पता बता रहा हूँ केवल कि भाई किदवई नगर में नहीं, ये तो साहब कल्याणपुर में रहते हैं।
मतलब मैं इस पे तो श्योर हूँ या एडमिट करता हूँ कि मिस्टर एक्स कुछ हैं, कोई साहब हैं, ये फेक नहीं है। तो इफ इट इज इंडिकेटिंग that the supply you are if a supply you are making to the unregistered dealer, which is your recipient towards the transportation through transportation, and it is unregistered, then the location of supply is where the place where you handed over the goods to the transporter. अब उसने प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली टैक्स ने, इसका मतलब सप्लाई मान ली, और सप्लाई मान ली तो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, तो टैक्स लगेगा। अब टैक्स आप तो वसूल नहीं पाओगे क्योंकि रेसिपेंट तो आपका अनरजिस्टर्ड है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज, मतलब आपको ही जमा करना पड़ेगा बेचने वाले को। समझ आता जा रहा है? पीछे की क्लासेस में जब हम लोगों ने रिवर्स चार्ज डिस्कस किया था उसका एक और अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया, ठीक। और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मिल गई द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगला देख लेते हैं हम लोग, छोटे छोटे से एक दो और बचे हुए हैं हम लोगों के। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इन द केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इन द केस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होने वाला है, किसको माने हम प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द डिवाइस इज इंस्टॉल्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आप जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ले रहे हो तो जहाँ पर ये डिवाइस आपका इंस्टॉल्ड है, अगर टेलीफोन लाइन के थ्रू आ रहा है तो जहाँ पर टेलीफोन लाइन आई, जहाँ पे डिश एंटीना लगा, अगर आप डीटीएच ले रहे हो उस पर कोई सर्विस टैक्स पड़ रहा है, तो जहाँ पे डिश एंटीना लगा हुआ है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका जो डिवाइस है वो पोर्टेबल है, लेके आप घूम रहे हैं इधर से उधर, तब क्या होगा, ऐसा मानते हुए कि इफ सच डिवाइस इज अ पोस्ट पेड एंड यू हैव टू मेक अ बिलिंग, वो मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास फोन है, आप इसमें प्रीपेड रिचार्ज करा रहे हो, सर्विसेज यू आर अवेलिंग इन द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। तो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस की कंपनी ये दिमाग में रखे कि अगर ये कनेक्शन पोस्ट पेड होता तो हम इसकी बिलिंग कहाँ करते, कानपुर में करते हैं। ये कानपुर में प्रीपेड हो रहा है, ये जो रिचार्ज कराने वाले ये कानपुर के हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, लगातार इनका कानपुर से आता है, कानपुर वाला जो मेरा सेंटर है वहीं पे इनकी लोकेशन आती है। तो अगर हम इनको बिलिंग करते तो कहीं कानपुर में करते ना, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इफ आई एम कैरिंग द पोर्टेबल डिवाइस एंड यूजिंग एनी सर्विस फैसिलिटी, तो कंसिडरिंग सच पोर्टेबल डिवाइस एज पोस्ट पेड, जो भी पता आने वाला है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ आई एम अवेलिंग द प्रीपेड सर्विसेज, और पोस्ट पेड कर रहे हो तब तो बिलिंग एड्रेस आई। क्लियर है ये बात? टेलीकम्युनिकेशन में मैंने आपसे दो बार डिस्कस कर ली। नंबर वन, द इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस, जहाँ पे वो डिवाइस लगा है जिससे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो डिवाइस इंस्टॉलेबल नहीं है तो बिलिंग एड्रेस, अगर पोस्ट पेड नहीं है, प्रीपेड है, देन कंसिडरिंग सच प्रीपेड एज पोस्ट पेड, उसका आप लोकेशन जो मिले आपको दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक, ठीक है, कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट इन तीनों बातों में? नो। अब आखिरी बात टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कोई ऐसा कारण हो जाए कि आपको ना पोस्ट पेड एड्रेस मिल रहा है, ना बिलिंग के हिसाब से प्रीपेड में उसका कोई एड्रेस मिल पा रहा है, कुछ अंदाजा ही नहीं लग रहा कि कभी दिल्ली से कराता है, कभी कानपुर से कराता है, कभी कहीं से कराता है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड में मिल ही नहीं रहा है उसका नाम, इसने आधार ही नहीं लगाया था जिस समय रजिस्ट्रेशन हुआ था, नंबर अभी कैंसिल भी नहीं हो पाया है, कुछ है ऐसा कि इफ यू नॉट फाइंडिंग एनी रिकॉर्ड, देन उस केस में क्या करोगे आप? देन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। टैक्स लेना नहीं छोड़ेगी सरकार आपसे। आप बता पाओ एक्स को सामान बेचा है कि वाई को बेचा है कि जेड को बेचा है, ये कहाँ के थे, नहीं बता पा रहे हो, बेचा तो है ये तो पक्का है, चल तेरे ही नाम पे चढ़ा दे रहा हूँ जहाँ तेरा शहर है,
ठीक, टैक्स नहीं छोड़ने वाला। अब ये फिर आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि किसको बेच दिया, वो XYZ थे भी कि नहीं थे, क्या था। बात समझ आती चली जा रही है। तो अगर आप किसी भी तरीके से रिकॉर्ड को नहीं दे पा रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर फॉर द टेलीकम्युनिकेशन रजिस्टर्ड अपने उसका डीलर जिसको भी आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, देन द प्लेस ऑफ सच सर्विस प्रोवाइडर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बैंकिंग के केसेस में देख लेते हैं, एक दो केस बच रहे हैं, वो हो जाएंगे आज, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाला काम आज लगभग पूरा हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा टॉपिक कोई लेंगे, उसको आप पढ़ाइएगा, मोस्ट प्रॉब्ली द टाइम ऑफ सप्लाई। और सप्लाई समझ में आ गई तो फिर आईटीसी में और उसमें कुछ दिक्कत होने वाली फर्दर है नहीं आपको। चलिए, बैंकिंग के केस में, इन द केस ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, ये जो शेयर एयर्स में भी काम कर रहे हैं, द लोकेशन ऑफ द सप्लाई इज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपेंट। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी कि जो रेसिपेंट जो सर्विसेज को अवेल कर रहा है उसका पता कि आपके लिए क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पता नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बस सिंपल सी बात। एनी डाउट? इन सब में यही होने वाला है। इन द केस ऑफ बैंकिंग, इन द केस ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से जो भी आप सप्लाई सर्विसेज अवेल करते हैं, द पोस्टल एड्रेस और द रिकॉर्ड ऑफ address record of the recipient is the place of supply. If there is no address record in the books of the service provider of the recipient of the services, then the location of supplier will be considered as place of supply. किसके किसके केस में? बैंकिंग के केस में भी, इंश्योरेंस के केस में भी, टेलीकम्युनिकेशन के केस में भी। इन तीन केस में बिल्कुल सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया। नाउ इन द केस ऑफ द एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट है तो इन द केस ऑफ द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज मटेरियल, अगर गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ आपकी डीलिंग है तो देन आइडेंटिफाई करिए स्पेसिफिक स्टेट के साथ, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये सप्लाई ओवर द स्टेट्स है, गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, बहुत ध्यान रखिए आप, तब ये बातें हो रही हैं। अगर ये जो आपने एडवर्टीजमेंट किए ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो स्टेट्स को आइडेंटिफाई करिए, किस स्टेट में हुआ, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट है जो पैन इंडिया रन कर रहा है तो कहाँ कितना रन किया उस प्रोपोर्शन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई आप बनाएंगे। जैसे भारत सरकार बोले मैंने उज्ज्वला योजना चलाई, तब ये उज्ज्वला योजना के कितनी होर्डिंग, अगर किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने ठेका लिया है तो कितने होर्डिंग यूपी में लगवाए, कितने एमपी में लगवाए, कितने कहाँ लगवाए, ये प्रोपोर्शन क्रिएट हो जाएगा, उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। और बाकी प्राइवेट में सेम वही केस आ जाएगा कि अगर आपका जो रेसिपेंट का एड्रेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपेंट का एड्रेस नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। Yes, any doubt? Any doubt बेटा? नो सर। ओके, तो काफ़ी इसकी सारी बातें हो गई हैं, काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट आए, और अब हमने इस पे केवल एक नन्ना सा पॉइंट 5 मिनट का आपके लिए छोड़ दिया है नेक्स्ट सेशन के लिए कि जिससे आप इसको रिवाइज करो और उस पॉइंट को भी देखो, तो हम लोग फर्दर दूसरे सेशन में उसको डिस्कस कर पाएँ। इन द केस ऑफ द SEZ ये सप्लाई का प्लेस कैसे माना जाएगा, ठीक। बस इतना सा केवल मैंने छोड़ा हुआ है, ये बड़ा छोटा है, दो तीन लाइन का। तो इन द केस ऑफ SEZ ये आपको देख के आना है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो कहाँ रह गए थे गोयल जी आप 2-4 दिन?
यस। सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, कोई क्लास नहीं ले पाया उन दिनों में। ओके, क्या आप ठीक है बेटा? हाँ सर अब ठीक हूँ। तो पीछे जो सेशन डिस्कस हो गए हैं उससे रिलेटेड आप